हेलो स्टूडेंट्स। आज पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन गया है हमारी डेवलपमेंट में। इंडियन गवर्नमेंट भी इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। कई सालों से हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले एक डिसीजन लिया था कि 2018 तक जितने भी कोल पावर प्लांट इंडिया में लगे हुए हैं वो सभी डीसल्फराइजेशन के टेक्नोलॉजी को यूज करके वहां से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की क्वांटिटी को कम करेंगे। लेकिन जब बाद में रिसर्च होती है, सर्वे होता है, तो पता चलता है कि बहुत ही कम ऐसे न्यूक्लियर जो कोल पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने इसको लगाया है, इंस्टॉल किया है और यूज कर रहे हैं। 8% के आसपास इस तरह के पावर प्लांट है जो अभी इंस्टॉलमेंट जिन्होंने किया है, इंस्टॉलेशन अभी किया है, जबकि मैक्सिमम जो पावर प्लांट्स हैं उन्होंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। अब अगर हम बात करें कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर्टिकुलर डीसल्फराइजेशन को लेके या फिर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को लेके, क्यों एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। जी हां, एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। वो नहीं चाहते हैं कि डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी को हम हर पावर प्लांट में लगाएं। उनका मानना है कि हर पावर प्लांट में इसको लगाने की ऐसा जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी हमारा कॉस्ट भी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं इस पूरी डिटेल में, इस पूरी रिपोर्ट में क्या है, इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डीसल्फराइजेशन कोल प्लांट यानी जो पावर प्लांट्स हैं, स्पेशली जो कोल यूज करते हैं, वहां से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। हालांकि इसमें सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड को ही नहीं निकाला जाता, इसमें बहुत सारी और भी चीजों को निकाला जाएगा, लेकिन यहां पे हमारा मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर वीडियो का सल्फर पे फोकस करना। तो डेफिनेटली इसके थ्रू और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और इन सबको भी रिमूव किया जा सकता है। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ये एक इक्विपमेंट है, ये एक मशीन है जो कि पावर प्लांट में फाइनल एमिशन यानी एटमॉस्फेयर में एमिशन करने से पहले इसको लगाया जाता है। यानी जो भी पॉल्यूशन हमारे पावर प्लांट क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, उसको एनवायरमेंट में छोड़ने से पहले इस मशीन के थ्रू अगर हम पास करेंगे तो SO2 ये मशीन ही इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और एटमॉस्फेयर में ज्यादा SO2 नहीं जा पाएगा। आज के टाइम में 537 कोल पावर प्लांट है हमारे इंडिया के अंदर में, जिसमें सब में से SO2 एक अच्छी क्वांटिटी में निकलता है, बट उतना भी अच्छी क्वांटिटी, उतना भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकलता है जितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यही हमारा मेन इशू है, यही एक्सपर्ट जो है यहां पे एक आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर गैस पे फोकस कर रहे हैं जो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, उससे ज्यादा जो हार्मफुल गैस है उसको आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो इस प्लान को लाना चाहती है, लेकिन कुछ एडवाइजर्स, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एज सच इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम डीसल्फराइजेशन कोल पावर प्लांट की अगर हम बात करें, एक्सपर्ट्स की अगर हम यहां पे बात करें, तो एक्सपर्ट स्पेशली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हैं सूद साहब, उन्होंने यहां पे बताया है कि जो हम FGD यानी जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के टेक्नोलॉजी है वो कुछ पावर प्लांट में लगा सकते हैं, उन पावर प्लांट में जिसमें कोल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो कोल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसमें सल्फर का क्वांटिटी 0.5% से ज्यादा होता है। इसलिए अगर हम इन पावर प्लांट्स में लगाते हैं तो वो सही है। ये सही नहीं है कि हम पूरे 537 कोल पावर प्लांट में इनको लगाएं और वहां पे अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाएं, जबकि उसका उतना ज्यादा आउटपुट नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु की भी बात करें तो उन्होंने बताया है कि थर्मल पावर प्लांट जो है उनको 2018 तक इक्विपमेंट को लगाना था, लेकिन सिर्फ 8% ने ही आज के टाइम में इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं और 230 थर्मल पावर प्लांट ये इंस्टॉलेशन की किसी ना किसी स्टेज में, कोई इनिशियल स्टेज में, कोई लास्ट स्टेज में है। यानी अगर हम इनको टोटल में मिला लें तो 50% से ज्यादा पावर प्लांट जो है वो इनको नहीं लगाने के फेवर में है। डेफिनेटली उनका जो मानना है वो ये है कि हम अननेसेसरी इससे अपना कॉस्ट बढ़ा लेंगे, जिससे उनका कहना भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर हम इस तरह की मशीन्स को लगाते हैं तो इस मशीन को खुद लगाने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को जरूरत लाना पड़ेगा।
अगर हम एक्सपर्ट्स के डेटा की अगर हम माने तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का मानना है कि एक बार अगर हम ये जो मशीन है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को लगाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट आएगा पर मेगावाट, यानी मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶ और वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यानी इतनी कैपेसिटी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो हमें 1.2 करोड़ रुपीस इसमें लगाना पड़ेगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट डेफिनेटली इसमें और ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि अगर हम पर मेगावाट, और इंडिया में हम आज के टाइम में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगभग अगर हम बात करेंगे तो 2,18,000 मेगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी हर मेगावाट के लिए 1.2 करोड़ रुपए इंस्टॉलेशन में अगर लगेगा तो आप सोचिए कि टोटल अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। और वहां पे हमारा जो एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है और बढ़ जाएगी। तो अभी एट प्रेजेंट 218 है तो 283,000 मेगावाट कैपेसिटी होगी, तो उस टाइम पे हमारा ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ज्यादा होगा। अब बात यह है कि अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे इतना ज्यादा हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बराबर हमारा एटलीस्ट आउटपुट तो आना चाहिए। इसमें आउटपुट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का है। 92% जो कोल पावर प्लांट्स है वहां पे पहले से ही लो सल्फर कंटेंट है, यानी 92% तो कोल पावर प्लांट सल्फर ज्यादा निकालते ही नहीं है, तो अननेसेसरी हम इसको क्यों लगाएं। दूसरा, अगर डेटा अगर हम देखें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, इनके अकॉर्डिंगली अगर हम अपने स्टॉक्स, यानी चिमनी जो होता है, चिमनी के अंदर में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, चिमनी एक सिंपल स्टॉक नहीं होता है, स्टॉक के अंदर में बहुत सारी मशीनें हैं, वो अगर हम लगाएं और उसकी हाइट अगर मिनिमम 220 मीटर अगर हम रख दें तो इस सल्फर डाइऑक्साइड से कुछ लेवल तक बचा जा सकता है। तो अननेसेसरी इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करें, हम एक सिंपल चिमनी लगा लेते हैं और चिमनी से जो SO2 होगा वो आउटर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। डेफिनेटली 100% इसका रिमूवल नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, IIT दिल्ली ने भी इसमें रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है कि इंडिया के अंदर में जो मेन हमारा जो SO2 का जो इश्यू है, जो गवर्नमेंट जिसके लिए कंसर्न है, वो मेनली एसिड रेन की वजह से है। और SO2 जो है रेस्पिरेटरी भी बहुत सारा प्रॉब्लम करती है। लेकिन IIT दिल्ली का कहना है कि हमारे जो पावर प्लांट्स है, एक तो SO2 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो वाले पावर प्लांट SO2 ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बाहर से कोल जिसमें इंपोर्ट किया गया है। दूसरी बात यह है कि यहां पे एसिड रेन एक बहुत सिग्निफिकेंट इशू नहीं है। इंडिया के अंदर में कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में एसिड रेन होता है, वो भी बहुत ज्यादा सीवियर लेवल का एसिड रेन नहीं होता है। पीएच लेवल जबकि नियर अबाउट अगर हम देखेंगे तो 5 के आसपास का रहता है, 5.6, 5.7, 5.8 के आसपास का पीएच लेवल रहता है, जो कि उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अब मेन क्या प्रॉब्लम है कि फिर भी इतना ज्यादा क्यों ये लोग अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर स्टेप पे। गवर्नमेंट तो अच्छा ही चाहती है, भला ही चाहती है। ये एक्सपर्ट जैसे एक सजेशन दे रहे हैं कि सर और गवर्नमेंट को कि ये आप जो कर रहे हैं उसमें उतना ज्यादा हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सीपीसीबी के अकॉर्डिंगली अगर लॉन्ग चिमनी भी लगा लें मशीनों के साथ में तो 220 मीटर पे ये काफी हद तक हमें बचा लेगा। IIT दिल्ली का कहना है कि एसिड रेन ही हमारा एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो क्यों हम एसिड रेन से इतना ज्यादा डर रहे हैं और SO2 के लिए हम फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो FGD, अब मेन इश्यू कहां पे आता है। अगर हम इसको लगाते हैं तो इसके अंदर में, यानी इस मशीन को अगर लगाते हैं तो ये हमारा पावर कंजम्पशन, क्योंकि यानी ये मशीन जो है इसको खुद को भी तो रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कोल पावर प्लांट से ही लेकर आ रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि फ्रेश वाटर हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा और अगर हमें ये पर्टिकुलर मशीन को यूज करना है। थर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डेटा है, दैट इज 69 मिलियन टन्स, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। तो क्या यूज होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को हम कम करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो कितना बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 69 मिलियन टन्स
यहां पे बढ़ेगा। और SO2 आप कितना कम करेंगे? SO2 हम सिर्फ 17 मिलियन कम करने वाले हैं, यानी 17 मिलियन SO2 कम करने के लिए 69 मिलियन टन्स हम जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दे। तो डेफिनेटली ये फिजिबल नहीं है कि एक गैस को कम करके दूसरी गैस को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देना, जबकि SO2 जो है वो शॉर्ट लाइव्ड है, अपने आप ही वो सेटल डाउन हो जाती है, ज्यादा टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में नहीं रहती है, जबकि CO2 जो है वो लॉन्ग लाइव्ड है। और स्पेशली अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की माने तो पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा करता है, SO2 कम करता है। तो जब CO2 जो है बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है, तो क्यों ना पहले हम CO2 पे फोकस करें, धीरे 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 करके हम SO2 पे भी पहुंच जाएंगे। तो अभी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, प्लस में जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, पावर कंजम्पशन होगा, फ्रेश वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, वो भी हमारे फेवर में नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि कोल पावर प्लांट ने अगर इनको यूज किया तो डेफिनेटली वो अपने यूनिट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है, उसको बढ़ा देंगे। और अगर मान लीजिए कि इंडिया में अगर हमें 6 रुपीस पर यूनिट अगर मिलता है, और अगर ये 6.5 रुपीस पर यूनिट हम लोगों को, आम कंज्यूमर को अगर मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट पे, तो 0.5 पैसा भी पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन ला सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर में जितना भी सेक्टर सर्विसेज चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकते हैं। वो हर पर्सन, हर इंडस्ट्री अपना जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का वो बढ़ा देगी, सर्विस का प्राइस बढ़ा देगी, अगर ये इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली हमें वो पॉइंट भी यहां पे कंसर्न करना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हमारे CO2 बचाने के चक्कर में ओवरऑल हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी इकोनॉमी से भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे मिलती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही हाई रेट पे हो जाएगी तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब एक तो कम होगा, और अगर होगा तो डेफिनेटली उनको हायर रेट पे अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, इन्फ्लेशन हो सकता है। ऑलरेडी भेल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एक मशीन होती है जिसमें हम जो निकलने वाले जो एमिशन है उसको बाहर, अल्टीमेटली बाहर निकालने से पहले इस ECP मशीन से इसको पास किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है मशीन, इसको भी कुछ कंपनीज अवॉइड करते हैं, लेकिन ऑलरेडी अवेलेबल है। जो ECP भेल ने बनाया था, ECP ये ऑलरेडी अवेलेबल है, और पर मेगावाट जो इसका कॉस्ट आता है वो 25 लाख के आसपास आता है। और ये 20 जो PM 2.5 और PM 10 लेवल है उसको 99% तक रिमूव कर सकता है। तो क्यों ना हम इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को मैंडेटरी कर दिया जाए, जिसको आज कंपनी यूज नहीं कर रही है, जिसका कॉस्ट भी कम है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम है, और ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी इसमें बहुत कम होती है। रादर देन इसको अगर हम यूज करेंगे फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन को, तो उसमें ये कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, पॉल्यूशन ओवरऑल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे लॉस ही होने वाला है। तो ये सजेशन दिए हैं कमिटीज ने, ये सजेशन दिए हैं एडवाइजर्स ने, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, जैसा कि आपने देखा IIT दिल्ली ने भी सजेशन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को इसमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए? क्योंकि अभी जो ऑर्डर दिया था वो 2018 तक होना चाहिए था। अब गवर्नमेंट इस चीज को लेके भी नाराज है कि हमने बोला था सल्फर डाइऑक्साइड को कम करना है और आपने कुछ इसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाए हैं, जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि अगर नहीं उठाए तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। आपका इस चीज में क्या मानना है? हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? और भी अगर इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।